चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज एक बहुत पुरानी बच्ची मिलने आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई मैं क्लास के लिए। वो काफ़ी पहले पढ़ती थी और जॉब मिल गई, पर उसको कैंसर है। बहुत यंग बच्ची है, 26 साल की, तो इसलिए उसको 5-10 मिनट मुझे देने पड़े। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? आपातकाल कंप्लीट, चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, 3 आर्टिकल्स हमें सबको पता है, 352, 356, 360। ये आज तक नहीं लगा। 1 महीने परमिशन, 6-6 महीने करके अनंत काल, 2 महीने में परमिशन, 6-6 महीने करके 1 साल। अगर इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे कि भैया इनकी हालत है ख़राब, यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, 3 साल। और इससे भी आगे हो तो संविधान में संशोधन कर दो और लिख दो। क्या ऐसा कभी हुआ होगा? पंजाब कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, 1987 से 1992। ये आज तक नहीं लगा, कभी लगा तो 2 महीने की परमिशन, और इसका अभी लिखित में कोई कार्यकाल नहीं है, 1 साल, 2 साल, 5 साल। इतना पता है जब ये लगेगा तो राज्य के सारे बजट और राज्य के सारे खर्चे कौन मंगवा सकता है? क्योंकि ये तीनों पावर किसकी पावर है? राष्ट्रपति की। ठीक है, तो 352, 56, 60। इससे अगला टॉपिक देखो जरा क्या है, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। इससे अगला शायद टॉपिक होगा केंद्र और राज्य संबंध, पेज 164। अगला ही टॉपिक है ना ये, देख लो, केंद्र राज्य संबंध। ये उन सबको आसान दिखेगा जिन्होंने अब तक की क्लासेस ली हैं, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड है ये। 2 शब्द इन्होंने लिखे, केंद्र और दूसरा लिखा राज्य, और फिर लिखा इन दोनों के बीच के रिलेशंस कैसे हैं। आप सब जानते हो आपके देश में केंद्र सरकार कई बार अलग होती है और राज्य सरकार अलग। ये केंद्र और राज्य सरकारें, अगर एग्जाम्पल देखें, आज केंद्र में बीजेपी है, लेकिन अगर पंजाब को देखें तो यहाँ किसका बोलबाला है? कांग्रेस का। कहीं आपने देखा होगा अदर पार्टीज़ भी हैं, लोकल लेवल पे कहीं कहीं अदर पार्टीज़ की भी सरकार है। इसका मतलब है ये ज़रूरी नहीं कि आपके केंद्र के रिलेशन आपके राज्य के साथ अच्छे निभें। कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्य से वो कटने लगती है, जलने लगती है। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक भाग बनाया था, भाग 11, जिसमें लिखा कि इन दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते कैसे कायम रहेंगे, क्या करें ताकि केंद्र और राज्य के रिलेशंस आपस में अच्छे रहें। और इसी पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर, जिसको आप पढ़ेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, कुछ नई भी निकलेंगी। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र और राज्य में बहुत स्पष्ट तरीके से शक्तियों का बंटवारा है, और ये पहले से पता है कि शक्ति कौन सी किसकी है। आप बिना पढ़े भी आप बता देंगे। देश में मुद्रा प्रणाली देश देखता है या केंद्र देखता है? नोट नए छपेंगे, सीएम बताएगा या पीएम बताएगा? आपको पाकिस्तान से लड़ना है नहीं लड़ना, ये किसकी मर्जी है? ये पीएम और राष्ट्रपति से। हम कहते हैं विदेश नीति, ये क्या कोई सीएम डिसाइड कर सकता है? नहीं। आपके देश की जनगणना करनी है, पिछले साल जनगणना नहीं हो पाई, जनगणना राज्य करता है या देश करता है? बिल्कुल ठीक है। इस तरह की बातें, या हम कहें आयुध, हमें कहाँ से कौन से युद्ध की सामग्री खरीदनी है, हमें कहाँ से ये अपने बड़े बड़े फाइटर प्लेन खरीदने हैं, ये सब डिस्कशन कौन करेगा? देश। अब अगर इसकी टक्कर में देखें पंचायती राज, तो देश का टॉपिक है या राज्य का? ये तुम्हें पहले से पता है। दूसरा, बाजार मेले जो लगते हैं, देश देखेगा या राज्य देखेगा? तीसरा, अपनी पुलिस प्रशासन, ये देश की जिम्मेदारी है राज्य की? हरियाणा पुलिस अपना देखे, बिहार पुलिस अपना देखे, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये कौन देखेगा? देश। तुमने कभी ये पढ़ा नहीं, लेकिन तुम्हें पहले से पता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सबने कभी ना कभी अननोइंगली शक्तियों का बंटवारा सुना है, अखबारों में देखा है, पढ़ा है, टीवी पे कभी ना कभी देखा होगा। ये स्पष्ट लिखा हुआ है शक्तियों का बंटवारा, और इसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुसूची, एक शेड्यूल थी जिसको कहते हैं अनुसूची नंबर 7। इसमें 3 लिस्ट बनी है। पहली लिस्ट जिसको आप कहते हैं सेंटर लिस्ट, सेंटर की लिस्ट है। दूसरी जिसको आप कहते हैं ये स्टेट की लिस्ट है, और तीसरी जिसको आप कहते हैं ये कॉन्करेंट यानी साझे की लिस्ट है, दोनों की। इसको हिंदी में कह देते हैं केंद्र सूची, संघ सूची। इसका नाम है राज्य और इसका नाम है समवर्ती। जो मैंने टॉपिक लिए इनमें से तो बोले थे, समवर्ती में टॉपिक बढ़े हैं और केंद्र में। जब आप आज़ाद हुए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 97, बढ़ते बढ़ते 100, ये 66 थी, घट गई, ये घटी है, बाकी दोनों बढ़ी हैं। ये 47 से बढ़ के 52 आ गए। ये 66 जो घटे हैं ना, वही 52 में ऐड हुए हैं। इस राज्य के टॉपिक हुआ करते थे पहले माप तौल में बाट और ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक पहले स्टेट के थे, अब ये किसको दे दिए? समवर्ती को। ऐसे ही एक टॉपिक हुआ करता था वन का, वो पहले स्टेट का था, अब वो किसका है? दोनों का। तीसरा, शिक्षा, पहले स्टेट की मर्जी थी, अब दोनों की मर्जी है। सीबीएसई भी है, एनसीईआरटी भी है, एससीईआरटी भी है, एचबीएससी, यूपी, ये जो इसके हैं बिहार और इन सब के बोर्ड। इसके बाद एक और था परिवार नियोजन और कल्याण, मतलब फैमिली से जुड़े इशू। ये सब टॉपिक धीरे धीरे करके, और एक था पशु पक्षियों से जुड़ा, पशु पक्षियों की रक्षा और ये सब। ये टॉपिक 4 जो देख रहे हो ना, ये पहले इस लिस्ट में थे राज्य में, आज ये उठा के किस में दे दिए? कॉन्करेंट में डाल दिए। परिवार नियोजन नया टॉपिक था, तब ये नहीं था, बाद में ये ऐड किया। इन सब के ऐड होने के कारण कॉन्करेंट के लिस्ट के सब्जेक्ट बढ़ के 47 से कितने आ गए? 52। ये 5 ही तो बढ़े होंगे ना, एक वन बढ़ा, एक शिक्षा, एक मापतौल, एक पशु पक्षी, एक फैमिली प्लानिंग, ये अपने परिवार का स्वास्थ्य और ये सब। इस तरह समवर्ती बढ़ते बढ़ते 5 बढ़ गई, और ये देखते देखते कितनी घट गई? 5। इसके 5 ही चेंज किए गए हैं, कहीं ऊपर नीचे ऐड कर दिए, एडजस्ट कर दिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें याद रखने का, वन। आपका देश कहता है पूरे देश के टोटल हिस्से के 33% भाग पर वन लगाओ। अगर आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में
रहते हैं तो उसके 1/3 पे वन हो, लेकिन हरियाणा और पंजाब इस बात को नहीं मानते, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल, और अगर हम वन लगाएंगे तो आप देश का पेट कहाँ से भरोगे? हम धान पैदा करेंगे, गेहूं पैदा करेंगे और देश का पेट भरेंगे। इसीलिए हरियाणा पंजाब में आप देखो हार्डली 6 से 7% के बीच में वन है। कहाँ 33%, कहाँ 6%, जमीन आसमान का अंतर। लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हरियाणा और पंजाब देश का पेट भरते हैं और गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में टॉप 3 में हमारा नंबर रहता है। वहीं अगर देखें एमपी को, मध्य प्रदेश को, तो इसका लगभग आधा हिस्सा वन बना के बैठा है, बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि इसका एरिया में जंगल सर्वाधिक अगर पूछेंगे, वन सर्वाधिक, तो हमें एमपी टिक करना है। तो कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं जो 33% से भी क्रॉस कर गए, और कहीं कहीं ऐसे हैं जहां देश में सबसे कम वन है। इसका मतलब ये साझे की मर्जी है, जिसका मन करे अपनी मर्जी चलाओ, जिसका मन करे देश की बात मानो। हाँ, कभी अगर भविष्य में तुम्हारी आपस में कहा सुनी हुई तो फिर देश की बात तुमसे ऊपर रहेगी। समवर्ती सूची की यही पहचान है कि दोनों मर्जी चला लो, लेकिन अगर किसी पॉलिसी पे तुम लड़ पड़े तो फिर केंद्र की बात ऊपर रखी जाएगी और किसकी नहीं सुनी जाएगी? राज्य की। इसी का एग्जाम्पल है शिक्षा। शिक्षा में पहले सिर्फ स्टेट बोर्ड होते थे, लेकिन बाद में लेटेस्ट स्टेज में जाके कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसकी टक्कर में ही आपके स्टेट बोर्ड हैं, चाहे वो एचबीएससी के नाम से है, या वो बिहार बोर्ड है, या वो पंजाब बोर्ड है, जितने बोर्ड हैं, हर स्टेट के अपने एग्जाम होते हैं। हर स्टेट अपना SCERT बना के बैठा है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये फॉलो करता है NCERT को, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये किताब छापता है पूरे देश की। ज्यादातर स्कूल आप देखना 1ली से 8वीं तक प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 9वीं में आया, कोई कितना ही बड़ा धुरंधर कैसा ही स्कूल हो, 9वीं आते ही वो कहता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। किसको फॉलो करते हैं ये लोग? NCERT। इसका मतलब कुछ तो दम है NCERT में। ये देश का सबसे बेस्ट मान लीजिए जो रिसर्च करता है, एजुकेशन पे और ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाता है। प्राइवेट पब्लिशर कुछ भी लिखे, कितने मोटे पैसे ऐंठ लें। आपने देखा हो 8वीं तक की प्राइवेट स्कूलों की किताबें हजारों रुपए की आती हैं। आप NCERT की कोई किताब उठा लेना, 50, 55, 60, 30, 25, 35 इस रेंज की किताबें हैं सारी की सारी। 10वीं तक की कोई किताब 55, 60 से ऊपर की नहीं है। और वहीं आप प्राइवेट स्कूल की उठा के देखो, पहली क्लास का बंडल लेने जाओ तो जी 2800 रुपए का हो गया है। क्या इसमें? वो 2-4 किताबें जिनमें कुछ नहीं है, जिनमें 50 पेज नहीं है, और कीमत 280 और 320। कारण ये सब प्राइवेट है, ये सब प्राइवेट। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में DPS हो चाहे कोई भी रेप्यूटेड स्कूल हो, सब NCERT को फॉलो कराते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जो एग्जाम होगा वो CBSE के अंडर होगा और उसी को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। लेकिन फिर भी हर स्टेट अपनी मर्जी चलाए, तो यहाँ भी काम हो रहा है और यहाँ भी साझे का काम किसके ऊपर कर रहे हैं? शिक्षा। अगर कभी लड़ पड़े तो किसकी बात चलेगी? अगर मान लीजिए एक फैक्ट गलत लिखा है, ये कहता है देश में, कुछ भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, देश में सबसे लंबी नदी अगर इसने कह दिया गंगा और इसने कह दिया ब्रह्मपुत्र, और दोनों की आपस में तन गई, भाई किसका ठीक है? तो किसका ठीक माना जाएगा? फिर आप गंगा के साथ जाएंगे, क्योंकि NCERT के ऊपर आप ब्लेम नहीं लगा सकते। आप SCERT को गलत मान लेंगे, आप NCERT के साथ जाएंगे। कभी भी पेपर अगर सेट होता है और आंसर NCERT में उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि NCERT को आपके देश में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है नॉलेज का। सारे फैक्ट जो यहाँ लिखे हैं ना, वो गलत नहीं हो सकते, ऐसा आंख बंद करके विश्वास करना है। तो अगर लड़ पड़े तो इसको नीचे मान के किसको ऊपर माना जाएगा? यही लिखा है इनके आपसी संबंधों में। किस भाग में लिखे हैं ये? 11 में। अनुसूचियां कितनी बनी हुई हैं? अनुसूचियां 12। ये बंटवारा किसमें है? 7वीं में। कितनी लिस्ट बनी है? 3। पहली का नाम क्या है? सेंट्रल लिस्ट, या ये कह लो यूनियन लिस्ट, या केंद्र संघ सूची, जिसमें कितने विषय बताए मैंने? पहले 97 थे, अब 100 हैं। पहले राज्य सूची में 66 थे, घट गए 61। इसके माइनस हुए हैं, इसमें 47 से 52। इसमें जो 5 बढ़े हैं वो क्या क्या हैं? मापतौल, शिक्षा, वन, जानवर और पक्षी, और परिवार नियोजन, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग। इस तरह से ये बढ़ गए। इनके बावजूद कुछ चीजें नहीं ऐड की इसमें, उन्हें कह दिया रेजिड्यूअरी पावर्स। पढ़ाई थी ना मैंने ये, रेजिड्यूअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां। अवशेष होते हैं बचे हुए, अवशिष्ट शक्तियां। ये अवशिष्ट शक्तियां आपकी टोटल कहीं नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये तो जितनी जरूरत पड़ेगी इसमें ऐड करते जाएंगे। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट कह लो या मीडिया कह लो, इंटरनेट या सोशल साइट्स, ये ना तो केंद्र के हक में है, ना ये राज्य सूची में लिखी, और ना ही ये समवर्ती में। नया नया जमाना बदला, नई नई चीजें आई, कोई भी चीज आएगी, जब भी साइंस कुछ नया करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। क्राइम भी तो बढ़ गया ना, इस इंटरनेट ने क्राइम का भी तो इस्तेमाल बड़ा आसान बना दिया। अब आप देखो कितने लोग तो इसमें गड़बड़ कर देते हैं, किसी का फोन नंबर लेके कैसे पैसे जो है फ्रॉड कर देते हैं, अकाउंट सील करवा देते हैं, ब्लॉक कर, देखे होंगे ना इस तरह की चीजें। इसका मतलब इसके ऊपर नियम बनाने पड़ेंगे। ऐसे नियम जो कहीं नहीं लिखे, उनको बनाने की पावर दे दी गई कि उनके ऊपर काम करेगा केंद्र, लेकिन उसके नियम बनाएगी संसद। तो आज इंटरनेट के ऊपर अगर कोई नियम बनेगा तो वो कौन बनाएगी? संसद। केंद्र के जितने टॉपिक है ना, इन पे सब पे काम करने की पावर आपके देश के पार्लियामेंट हाउस के पास है। इस पार्लियामेंट का मतलब अकेली सरकार नहीं है, इस पार्लियामेंट में सरकार तो बैठी ही बैठी है, इसके साथ एक और तगड़े कौन बैठे हैं? विपक्षी। बस दिक्कत यह है कि तुम्हारे देश में विपक्ष है नहीं। अगर विपक्ष हो तो फिर सरकार उल्टे काम ना कर पाए। ये इतनी पॉइंट समझ में आ गए? अब थोड़ा सा किताब उठाओ, जहां जहां अटकोगे वहां मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पेज 164 पे आ जाओ। तुम्हारे देश में सिस्टम कैसा है जो ये शक्तियों का बंटवारा है? एक शब्द में बताना, इसको क्या कहोगे? शक्तियों के बंटवारे को इसको कहेंगे फेडरलिज्म, या इसी को आप कहते हैं हिंदी में संघात्मक, इसी को आप कहते हैं फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेना। 2 चीजें हैं, एक संसदनात्मक व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक है आपकी गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट। संघात्मक का मतलब होता है 3 लिस्ट वाली बात, इसका मतलब शक्तियों का बंटवारा, ये है संघात्मक। कहां से देखा आपने, किसको देख के सीखा आपने? ये
कनाडा को। आपके वर्ल्ड में कनाडा एक ऐसा देश है जिसको देख के आपने शक्तियों का बंटवारा सीख लिया। अमेरिका से नहीं सीखा। आपने जुडिशरी का सारा प्रोग्राम जो देखा वो अमेरिका से सीखा। आपने कानून बनाने ब्रिटेन से सीखे, लेकिन आपने शक्तियों को कैसे बांटा जाए, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है संघात्मक का, वो किसको देख के सीखा है? कनाडा। इसी की टक्कर में एक शब्द एग्जाम में मिलेगा, संसदात्मक। इसका मतलब है पार्लियामेंट्री। अब मुझे बताओ इंडिया का सिस्टम कैसा है? संघात्मक सरकार है आपकी या संसदनात्मक? आपके देश में पहले प्रायोरिटी पर संघात्मक, और उसके साथ साथ आपके यहाँ संसद का भी अस्तित्व है। ये आपने ब्रिटेन से सीखा। इसके 3 पार्ट हैं, जैसे यहाँ 3 लिस्ट थी ना, इसके 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पेपर में जैसा क्वेश्चन आए वैसा टिक करके आना। अगर वो कहे शक्तियों का बंटवारा किसकी पहचान है, क्या ये संसद की पहचान है या संघ की? ये संघात्मकता यानी फेडरलिज्म की पहचान है कि आपकी 3 लिस्ट हैं, और वो कहें लोकसभा, राज्यसभा, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये किसकी पहचान है? ये संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये किससे चीट किया? ब्रिटेन से। और ये किससे सीख लिया? कनाडा से। अब देखो बुक, पहला पॉइंट देखना, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, इसको टिक कर लो, अनुच्छेद 1 हमेशा पहली चीज देश की जानकारी देगी। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, कितने नाम है हमारे? 2। इंडिया दैट इज भारत, बस यही लिखा है ना, कहीं भारतवर्ष, ना हिंदुस्तान, ना आर्यावर्त जो हमने खुद बना रखे हैं। ये टिक कर लो, इंडिया भारत 2 ही नाम है हमारे। राज्यों का एक संघ होगा। आप देश हैं, आप राज्य हैं, या आप राज्यों का संघ है? हाँ, आप में और यूएसए में क्या अंतर है? यूएसए भी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आप कहते हैं हम क्या हैं? आप हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये क्या है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। क्या अंतर है इन 2 शब्दों में? इन दोनों में बहुत अंतर है। आपको जबरदस्ती पकड़ के बांधा गया है। आप में से आधे लोग तो है ना, जब ये देश आजाद भागना चाहते थे, आपका मतलब उस टाइम आप और मैं तो थे नहीं, लेकिन आपकी 552 देसी रियासतें नहीं चाहती थी सारी कि हम भारत बने, आधी चाहती थी हम देश बनेंगे। इतनी 10-10 गांव लेके देश बनना चाहती थी। ये तो सरदार पटेल ने कहा कि कुछ नहीं बनने वाला यहाँ सब इकट्ठा होगा, और 2 साल 1948 से 1950 उन्होंने सारी देसी रियासतों का एकीकरण कर दिया। नहीं माने तो मारा, पीटा, जेल में बंद किया, गोलियां चलाई। लोग आजादी के बाद मरे हैं क्योंकि माने नहीं रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स का राज था, 13 बड़ी बस्तियां। लेकिन जब ब्रिटेन को इन्होंने भगाया ना अपने यहाँ से, जब ये आजाद हुए, तो इन्होंने सबने बैठ के डिसाइड किया 13 की 13 बस्तियों ने कि हम इकट्ठे रहेंगे, हम अलग नहीं होंगे, क्योंकि अलग को तो हमें कोई भी हड़प लेगा, कोई हमें परेशान करेगा। हम सब अपने फायदे के लिए इकट्ठे होंगे। और आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप दूर दूर भागने लगे। ये अंतर है इन 2 शब्दों में। ये लोग खुद मर्जी से इकट्ठे हैं और आप जबरदस्ती। कई बार तुमने देखा नहीं, कभी बोडोलैंड वाले कहते हैं हम भारत से अलग हैं, हम भारत से अलग हैं। यहाँ जब देखो ये तो स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी, नहीं तो यहाँ तो पता नहीं कितने देश बन जाएं। कोई बड़ी बात नहीं, 500 देश बन जाए इस देश में, क्योंकि हर कोई अलग होना चाहता है। जिसको देखो अपनी डफली अपना राग। ये इतने समझदार और चालाक हैं, इनको पता है अलग होते कुछ नहीं है हमारा। 50 स्टेट्स हैं इनके पास। अपने तारे में तुमने देखा 50, इन्होंने ये अपने झंडे में 50 तारे बना रखे हैं। ये 50 स्टेट्स की यूनिटी है। जो जिस दिन चाहेगा ना मुझे अलग होना है, बहुत बहुत बढ़िया, अलग हो जाओ, लेकिन अलग होकर अपना सारा काम धाम खुद देखना। फिर तुम यूएस के झंडे में नहीं हो। तो अपने फायदे के लिए सब इकट्ठे बंधे हैं यहाँ, इसलिए ग्रोथ करते हैं। और आपके यहाँ जबरदस्ती का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, इसलिए गड़बड़ है। दोनों बातें समझ में आ गई? तो यूएसए और आप, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आउट सब सर को जानते हो? कोई भी नहीं जानता? एक लड़की जानती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर को ना जानते हो। डॉक्टर साहब सत्यवान सरवाजी हैं और बहुत बढ़िया कलाकार हैं, और बहुत बढ़िया कलाकार इन्होंने प्रोड्यूस भी किए हैं सोनीपत में। एक बार तालियों से स्वागत करो सर का। अभी टीचर्स डे आ रहा है, 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, सभी को पता है? तो सर कह रहे हैं कि 4 तारीख को 4 सितंबर को एक फंक्शन किया जाए बढ़िया सा। 5 को संडे, 5 सितंबर को संडे है। संडे को तो फिर तुम लोग आओगे नहीं। 4 सितंबर को बढ़िया रहेगा, सैटरडे है, तो एक बढ़िया कार्यक्रम जो है करने का विचार है। बीच बीच में हम करते रहे हैं, बीच में अब कोरोना आ गया था, उसके कारण नहीं हुआ था। तो अब जो है एक बढ़िया सा मौका है। नहीं जैसे पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई वाले से जुड़े हुए लोग अगर टीचर्स डे सेलिब्रेट ना करें तो गलत है थोड़ा सा। नहीं 2013 में सर जो है ना पहली बार जो है प्रोग्राम लेकर के आए, बोला टीचर्स डे मनाते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ जो टीचर्स डे हम कैसे मनाएंगे। तो फिर इन्होंने एक बहुत शानदार कार्यक्रम, जो कभी जो उसके बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत शानदार कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। तो वैसे ही विचार है तुम लोगों में से कुछ लोग अगर पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ भाई थोड़ी बहुत बात और पार्टिसिपेशन, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो थोड़ा सा वो पार्टिसिपेशन तुम्हारी तरफ से भी हो जाएगा तो बढ़िया है। और ये नरेश वर्मा जी, इनको जानते हो? इनको भी नहीं जानते? ये जितनी भी जो ब्रांचेज है ना, जो ब्रांचेज ICS जो नाम 200 ब्रांचेज चल रही हैं, जो 400 चल रही हैं, जो भी चल रहा है, तो इनका बड़ा योगदान है उसमें। पहली ब्रांच इन्होंने ही जबरदस्ती खुलवाई थी। तो बाई चांस दोनों लोग थे, मैंने कहा चलो दोनों लोगों को मिलवा के लाता हूँ। सर एक बार पानीपत वालों को नमस्ते कर दो आप भी। ऐसे कर दो ना, अब वहाँ नमस्ते थोड़े सुना आपकी, मेरी सुना है। समाल का वालों ने भी कर दो। भाई काम नहीं करते, काम करने की उम्र कितनी इनकी? हाँ कौन सा? यो बहुत बढ़िया। उसको ये बता कि काम नहीं करता, वही का भतीजा ना।
भाई थोड़ा सा पढ़ा करो। देखो जो ये रिपोर्ट है कि तुम पढ़ते नहीं हो, फिर सारी बातों का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। इन सारी बातों का फायदा ये सब ताम झाम ही तब है कि तुम यहाँ से नौकरी लग के जाओ। और ये जो फंक्शन और ये सेलिब्रेशन और ये सब चीज़ें, तो तुम लोगों को मेरे ख्याल से इस बारे में तो पता ही होगा हमें त्यौहार क्यों मनाने चाहिए। वाई शुड वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? हैं, रिलैक्सेशन मिलता है, हम लोग जो है फ्रेश हो जाते हैं, नई एनर्जी जो एक्वायर कर लेते हैं। हाँ या ना? तुम आज तो बिना नहाए आए हुए हो, कोई बात नहीं, पर 4 तारीख को नहा के आना सब लोग, ठीक है भाई? तू भी नहा के आना। देख ले आज तो सर धीरे धीरे बोल रहे हैं, पहले नहाता भी को ना। एक तो पढ़ता नहीं, ऊपर तो नहाता नहीं। लो डॉक्टर साहब 2 मिनट बोलोगे बच्चों को? गुड मॉर्निंग। ये जो नया सेशन शुरू हुआ है लगभग 2 साल के बाद, यह बीच में भी लगती रही क्लास तो, लेकिन क्योंकि मैं तो 2 साल के बाद यहाँ मिल रहा हूँ आप लोगों के सम्मुख, तो सबसे पहले तो ICS कोचिंग सेंटर के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे परिमल कुमार जी और मैडम बबीता जी, मैं उनका आभारी हूँ कि दोबारा से फिर आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ना तो इतने दिन बगैर काम के रह गए ना, आदमी वैसे ही अवसाद में चला जाता है। तो सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा एक ग्रुप है नटराज थिएट्रिकल ग्रुप, जिसका नाम डॉक्टर साहब ने नहीं लिया, मैं उसका संचालक हूँ। और हम नए नए कलाकारों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, उनकी प्रस्तुति करवाते हैं, और एक रंगारंग कार्यक्रम होता है। और उस दिन जो अध्यापकगण होते हैं, जो गुणीजन होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, एक सम्मान समारोह होता है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस कार्यक्रम में सभी अपने मित्रों सहित सम्मिलित हों और ठीक ठाक आवें, नहा धो आवें, और हाँ, किसी बैड एलिमेंट्स को साथ ना लेके आएँ। धन्यवाद। एक चुटकुला सुना दो छोटा। आप सुनाओ ना, मैं तो सुनाई जाऊँ, सुना दो। रवा ही हो जाएंगे। ये हेलो, हमारी हरियाणवी भाषा गजब है जी। आप जहाँ भी जाओ, ये हरियाणा का आदमी नहीं आ रहा है, पछाड़ में आ जाएगा। एक बार ये हमारे हरियाणा का जो आदमी है वो अमेरिका में चला गया, जवान छोरे की नौकरी लगी और अमेरिका में चला गया। थोड़े दिन में मुँह ने देखा, यार तो बहुत स्वाद है भाई है? तो उसने अपने बाबू से चिट्ठी लिखी, बाबू आड़ा आ जा, आड़ा देख, आड़ा गजब है, उड़ा हरियाणा में केक रखा है, उड़ा पड़ा तू खेता में, आड़ा आ जा, थोड़े दिन दोबारा जवान हो जाएगा। और आँख भीतरी बिनाई भीतरी आँख भी तेज हो जाएगी। तो थोड़े दिन ताऊ चला गया, ताऊ गया अपनी ड्रेस पहन रखी थी हरियाणा की, धोती कुर्ता साफा। तो एयरपोर्ट पर उतरा, प्लेन से उतरा, तो चुकर देगा अंग्रेज जो देखा कि सामान भाई ये किसी ड्रेस पर रहा। एक अंग्रेज ने जो है चुकर दे घूम कर कुर्ता पकड़ा उसका, बोला व्हाट इज दिस? बोला कुर्ता है, बड़ी बहुत हमारे हरियाणा में ये न्यू पर आ रहे हैं। फिर पकड़ा उसने साफा खंडवा, बोला व्हाट इज दिस? बोला खंडवा हरियाणा की शान है, शान है जी। फिर एक अंग्रेज ने चुकर देकर घूम कर ना बूढ़े की लांगड़ पकड़ ली, धोती की लांगड़ पकड़ ली। लांगड़ पकड़ते ही इसी डाला हो गया, दोनों धोते के पूंछ पर पांव टेक दिया। अंग्रेज बोला कि व्हाट इज दिस? उसने उनका गला पकड़ लिया, टाई पकड़ कर बोला व्हाट इज दिस? बोला ओह दिस इज माय नेक टाई। बोला दिस इज माय बैक टाई। थोड़े दिन रहा बूढ़ा उड़े। फिर बोला भाई तेरी माँ बाट देखती होगी, मैं तो जाऊंगा। बोला ठीक है बाबू ले जा। यूँ सामान बांध दिया, कुछ रेख किया, दवाई है। बोला या क्या की है? बोला इसने थोड़ी ही खा ली है और थोड़ी ही मेरी माँ तक खुआ दी है। बोला या क्या की दवाई है? बोला या जवान होने की दवाई है जी। इब जो है बूढ़ा उस दवाई ने लेकर आ गया हरियाणा में। थोड़े दिन के बाद छोरे ने चिट्ठी लिखी, अरे बाबू मैं घर आ रहा हूँ और मैंने लेने खतर एयरपोर्ट पा जियो। इब छोरा जहाज में उतरा, चुकर देकर नजर दौड़ाई, कोई नहीं दिखा ना दिखा। तो उन्हें सोचा यार चिट्ठी हो सके ना मिली हो। चल तो थोड़ी ही दूर जो 20 साल की एक छोरी खड़ी गोद में बालक ने लेकर बोली रे आ गया। बोला जी आप कौन हो? बोला आप कौन हो? बोला मैं नहीं पछाड़ी रे। बोला अगर नहीं मैं तो आपको नहीं जानता। बोला जाहिर है तेरी माँ हूँ, तेरी माँ। बोलिए मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ तो 60 साल की थी। बोला जाहिर है तेरी दवाई का कमाल है। बोला फिर? बोला वो जो दवाई लेकर था ना वो भाई वहाँ खाली में तो जो है 20 साल की होगी। बोला मेरा बाबू, बोला जो बेईमान था, बची खुची सारी खा गया। यो जो गोदी में ले रही हो तेरा बाबू है।
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और 4 तारीख को यहाँ मिले। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, अब बाकी एंटरटेनमेंट 4 तारीख को। सर सच में बहुत बड़े कलाकार हैं और अब 2 साल तो वैसे बीत गए क्योंकि सोशल गैदरिंग नहीं हुई, अदरवाइज इनका बहुत एक टाइम था जब इनका सिक्का चलता था और सच में गजब के कलाकार। अब 4 तारीख को आप देखोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ इनके अंदर बहुत कैलिबर है। कई बार क्या होता है चीज़ें सही मुकाम तक नहीं पहुँच पाती, इनमें कैलिबर था, बहुत क्षमता थी, लेकिन वो स्टेज नहीं मिला। इनसे बहुत नीचे के स्तर के लोग बहुत आगे बढ़ गए और क्योंकि ये थोड़ा सा बटरिंग नहीं जानते थे, नेताओं की बटरिंग किए बिना हरियाणा में कुछ होता नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही रह गए। अदरवाइज इनका एक दौर था जब सच में ये था कि इनसे बढ़िया ऊपर का कलाकार कोई था नहीं और जहाँ ये चले गए वहाँ फर्स्ट नंबर इन्हीं का आना था हर चीज़ में। जब 4 तारीख को आप देखोगे इनके प्रोग्राम में तो देखना एक से एक मंजे हुए कलाकार इनके बनाए हुए हैं जिनको इन्होंने अपने दीक्षा देकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। चलो पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा टाइम भी कम बच गया। पेज 164 पे हम पढ़ना शुरू कर रहे थे। यूएसए और आप में क्या अंतर है, ये बात हो रही थी ना। हाँ तो क्या है यूएसए बताना। अपनी खुशी से इकट्ठे रहने वाले स्टेट्स हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। और आपके देश में क्या था, अलग अलग बिखरने का चाव था, पकड़ के इकट्ठे बैठा रखे हैं, इसलिए हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं है जो यूएस में, इसलिए वो ग्रोथ करता है। ये अंडरलाइन करो, पहला पॉइंट क्या। सेकंड, भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, फेडरल। संघीय शब्द आती तुम्हें क्या याद आए, शक्तियों का बंटवारा, बस ये एकदम याद करना है, संघीय मतलब शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद थर्ड पॉइंट करना, केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्य संबंधों की स्थापना करने वाली प्रणाली को सहयोग संघवाद, इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब भी फेडरलिज्म शब्द आए तो समझ जाओ पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस किसने, केंद्र ने और राज्य ने। नेक्स्ट पॉइंट करना, भारत की संघीय प्रणाली, यह अगला, संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वर्ड याद रखना है। संघवाद का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, संघवाद, यही एक मेन पॉइंट है। आगे पढ़ो, भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से प्रेरित है, टिक कर लो, भारत का संघवाद कनाडा से प्रेरित। इसके बाद तीसरी लाइन पीछे टिक करना, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स को संघ को प्रदान करते हुए, यहां इंपॉर्टेंट लिख लो और इसको सर्कल लगा लो, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र। केंद्र की शक्तियों पे नियम केंद्र बनाएगा या संसद बनाएगी, संसद बनाएगी, ये टिक कर लो, संघ को प्रदान। फिर पढ़ो, करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका है, इसको अंडरलाइन करो। कहने को तो आपके यहाँ शक्तियों का बंटवारा, लेकिन जैसे ही आपके देश में आर्टिकल 352 लगेगा, क्या हो गया ये 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी, तब राज्य की चलेगी या सिर्फ देश की चलेगी। इसका मतलब आपका झुकाव किस तरफ है, केंद्र की तरफ। कहने को आपने बंटवारा कर रखा है लेकिन प्रॉब्लम आती चलेगी फिर आपके देश की, वही पॉइंट है ये, टिक कर लो। संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यहाँ लिख लो आपातकाल, उससे तुम्हें याद आएगा आपातकाल में सारी पावर केंद्र की है। नेक्स्ट टिक करना, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपने संघात्मक शासन किससे सीखा, और ये कॉन्करेंट लिस्ट, आपने कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती में विषय बढ़ाए हैं या घटाए हैं, कितने बढ़ा दिए, क्या है ये 5, शिक्षा, वन, मापतौल, पशु पक्षी, जानवरों का संरक्षण और फैमिली और स्वास्थ्य। टिक करना इसमें आगे, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट भी टिक करो, भारतीय संविधान ने विधायी, विधायी मतलब लेजिस्लेटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 चीजें बांटी हैं आपके देश ने, क्या क्या शब्द है बताना जरा। पहला विधायी और प्रशासनिक और वित्तीय, प्रशासनिक और वित्तीय, इसको बोर्ड पे समझना, ये टफ है पॉइंट, रटोगे तो फंस जाओगे। विधायी शक्तियां बटी हुई हैं, इसका मतलब आपको पता है कि किस पे टॉपिक पे केंद्र काम करेगा और किस पर राज्य। अभी मैंने आपसे पूछा, आपने सारे बताए। एयरफोर्स के नियम बदलने हैं, कौन बदलेगा, और पुलिस के नियम बदलने हैं, राज्य। इसका मतलब ये विधायी, ये विधान है, ये मतलब जो विधि बनेगी, विधान बनेंगे, वो ये पहले पता है कौन बनाएगा। प्रशासनिक संबंध का एग्जाम्पल देखो, हर जिले को संभालने के लिए एक डीसी होता है ना, क्या होता है डीसी, डिप्टी कलेक्टर, कहीं कहीं डिप्टी कमिश्नर, अलग अलग स्टेट वाइज। ये डीसी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, इसको देश भेजता है आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए, एक स्टेट में। लेकिन डीसी अकेला काम नहीं करता, इसके नीचे आपके एक एग्जांपल है जैसे यूपी है या हरियाणा है, इसके भी तो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो इसके नीचे काम करते हैं। ऐसे ही जैसे पुलिस में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि आईपीएस है, लेकिन इसके नीचे काम करने वाला कोई डीएसपी भी तो होगा। ये डीएसपी कैसे लगता है, किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में जो एचसीएस होते हैं ना, उन्हीं में से तो कोई डीएसपी बनेगा, लेकिन हरियाणा, यूपी, बिहार से कोई डीसी अपने स्टेट से नहीं बनता, वो देश के स्तर पर यूपीएससी से बनता है। यानी आपने प्रशासन का भी बंटवारा कर रखा है, आपने विधि विधान का भी बंटवारा कर रखा है, आपने पैसे का भी बंटवारा कर रखा है। कुछ ऐसे टैक्स हैं जो आपका देश लगाता है, कुछ टैक्स आपका स्टेट लगाता है, और दोनों अपने अपने पैसे को अपने हिसाब से यूज करते हैं। ये 3 पावर्स बटी हुई हैं, किस किस के बीच में, केंद्र और राज्य। इनमें डिवीजन होता है और जरूरत पड़ने पे सारी पावर केंद्र भी रख लेगा, राज्य कुछ नहीं बोलेगा आपातकाल में। लेकिन चाहे आपातकाल हो, चाहे कितनी दिक्कत हो, आपकी न्यायपालिका पे कोई असर नहीं आता। आपके राज्य में 356 लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, विधानसभा भंग हो गई, सीएम की पावर सारी छीन ली, आपके राज्य का बजट देश बना रहा है, लेकिन उस टाइम पर आपके हाई कोर्ट को कोई असर नहीं पड़ा। इसका काम एज इट इज, जैसे है ऐसा ही चलता जाएगा। तो क्या कहेंगे, इसमें पावर्स का बंटवारा है कि नहीं है,
नहीं है। ये अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो नीचे के कोर्ट हैं इन सबसे अगर आप दुखी हैं तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट, और उससे दुखी हैं तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपने ये बांट नहीं रखा कि ये वाला मामला है तो बस तू ही देखेगा। आपने कह रखा है छोटे मामले आप स्टार्ट करो अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, पढ़े थे ना हमने ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पावर्स का कोई डिवीजन ऐसा नहीं है। यही पॉइंट बहुत काम का और समझने का। देखो इस पॉइंट को दोबारा, संविधान ने विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पावर्स को डिवाइड किया, लेकिन अंडरलाइन करना, भारत में न्यायिक प्रणाली एकीकृत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जुडिशियल सिस्टम यूनिफाइड है, इसमें डिवीजन नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका शक्ति का संघ और राज्य के बीच बंटवारा नहीं किया गया। तो कौन सी शक्तियां बटी नहीं है? न्यायपालिका वो नहीं बटी है। जैसे इसको ऐसे समझ लो, एक परिवार में जब बच्चे छोटे होते हैं, भाई माँ बाप और मान लीजिए 3 बच्चे हैं, जैसे आप लोग 3-4 भाई बहन हैं, तो आपके घर में बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा जाके कब होता है? जब परिवार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही आपके न्यायपालिका का बंटवारा आपने नहीं कर रखा। आपने किस किस का बंटवारा कर रखा है? प्रशासन का, लेजिस्लेचर का, फाइनेंशियल चीज़ों का, लेकिन इसका नहीं कर रखा। ये काम का पॉइंट था। अब नीचे आ जाओ, विधायी संबंध लिखे हैं, देखो विधायी संबंध। विधायी संबंध का मतलब विधान, कानून। क्या कानून पता है कौन किस पे बनाएगा? अब मान लीजिए एक नया स्टेट बनाना है, तो किसके पास पावर है? आप सबको पता है कि नया स्टेट बनेगा तो ये पावर किसके पास है? केंद्र के पास। अगर कहें कि एक नया जिला बनाना है तो पावर किसके पास है? स्टेट। गांव में कुछ चेंज करने हैं तो कौन करेगा? जिला करेगा। स्टेट को जरूरत नहीं, पहले जिला देखेगा। इसका मतलब ये चीजें प्री डिसाइडेड है। वही पॉइंट है। देखो विधायी संबंध पे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक करना, संविधान के भाग 11, ये काम का है भाग 11। नेक्स्ट लाइन, संघ और राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख। फिर एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार किया गया है। काम का पॉइंट है तीसरा पॉइंट, 7वीं अनुसूची। इसमें क्या लिखा है 7वीं में? शक्तियों का बंटवारा। कितनी लिस्ट बना दी? 3, केंद्र, राज्य, समवर्ती, और बची कुछ शक्तियों को अवशिष्ट। अवशिष्ट किसके पास पकड़ा दी? केंद्र। नियम कौन बनाएगी? संसद। अगला पॉइंट टिक करना, भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधार पर, राज्य क्षेत्र और विषय के आधार पर। अगले पेज पर आ जाओ, राज्य क्षेत्र के आधार पर। आपके यहाँ 2 तरह का डिवीजन है। भारत में क्या क्या है बताओ? अगर कहें कि किस तरह काम चलता है तो या तो हमारे यहाँ स्टेट है या फिर यूटी। यूटी का काम कौन देखता है? केंद्र। नाम है केंद्र शासित। इसको संभालने वाला एक तो सीएम है और इसको संभालने वाला गवर्नर, या जिसको आप कहते हैं ये हमारा राज्यपाल। सीएम जनता बनाती है एमएलए के रूप में, और गवर्नर आता है देश के पीएम की मर्जी से। भेजता कौन है? राष्ट्रपति। ये क्या उसी राज्य का हो सकता है? नहीं। ये 100% कोशिश करते हैं राज्यपाल सेम स्टेट का ना हो। तभी बंडारू दत्तात्रेय जो कि तेलंगाना के हैं, आज कहाँ बैठे हैं वो? हरियाणा। ऐसे ही हरियाणा से कोई बैठा है गोवा में। अलग अलग, एक आइडिया दे रहे हो। यूटी का प्रशासन संभालते हैं एलजी, जिसको आप कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, या यहाँ पर उपराज्यपाल हिंदी में, या प्रशासक। क्लास में बातचीत नहीं करनी किसी को भी। प्रशासक या एलजी का जिम्मा होता है यूटी को संभालना। आपकी 8 यूटी हैं आज की डेट में। इनमें से 2 में आप जानते हैं सीएम बने हुए हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी में। उन्होंने अलग से अमेंडमेंट करवा के ये प्रावधान करवाया। अदरवाइज चंडीगढ़ में आज तक सीएम एमएलए नहीं बने, ना अंडमान निकोबार में, ना लक्षद्वीप में। ये सीएम एमएलए सिर्फ स्टेट में बनते हैं। 2 यूटी अलग से अपने सीएम बना के बैठी हैं, और उसके लिए आपने अमेंडमेंट किया था। आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन में 69th और 70th अमेंडमेंट है दिल्ली और पौंडीचेरी से जुड़े, तो वो एक अलग पार्ट है। अदरवाइज देखें तो एलजी या प्रशासक किसको संभालता है? यूटी को। यूनियन टेरिटरी क्यों बनानी पड़ी हमें? हमने स्टेट क्यों नहीं बना दिए सारे? यूएसए ने तो सारे स्टेट बना रखे हैं, आपको यूटी क्यों बनाने पड़े? यूटी तब बनाना पड़ा, कुछ आपके देश में ना ऐसे एरियाज थे जिनमें एक डर था। किस चीज़ का? वहाँ कोई एक कम्युनिटी खास नहीं रहती। एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के दक्षिण में ये वाले लोग। कौन है ये लोग? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आपको ये पता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये साउथ के देशों के हिस्से थे और इंडिया ने इन पे कब्जा कर लिया, ऐसा कहते हैं बहुत लोग। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पहाड़ थे, पानी के नीचे दबे हुए, समय बीता ये ऊपर आकर इंडिया ने कब्जा कर रखा है। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस, जो कि कटक उड़ीसा में जन्मे, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से ये आज़ाद कराए थे, और इनको नाम दिया था हिंद स्वराज। नाम रखा था इनका, स्वराज आइलैंड, हिंद आइलैंड। फिर यहाँ से वो ऊपर की तरफ आगे बढ़े थे, लेकिन जापान की दगाबाजी के कारण वो जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ये आपका हिस्सा ऐसा है, इनको कोई भी सिखा पढ़ा दे और इनको थोड़ा पैसा दे के अपने फेवर में कर ले, लेकिन किसको पैसा दे? यहाँ कोई सीएम तो है ही नहीं। राज्य का सबसे बड़ा निर्णायक आदमी कौन होता है? सीएम। इमेजिन करो आप यहाँ एक सीएम बना दो, इस सीएम को पड़ोस में कितने छोटे छोटे ढेर देश हैं, हमसे ज्यादा दूर है, उनके ज्यादा पास है। वो कहेंगे यार तुम क्यों इंडिया की बात मानते हो? इंडिया तुम्हारा ध्यान भी नहीं रखता। और क्या है इंडिया में? तुम एक काम करो, इतने करोड़ रुपए पकड़ो और कह दो अपनी जनता को कि हम तो फला देश का हिस्सा बनेंगे। सीएम पैसे खा लेगा और कह देगा चलो हम सब उसका हिस्सा। क्या फर्क पड़ना है? आप क्या अनोखा कर रहे हो उसके लिए? आप जाके झांकते भी नहीं हो अंडमान निकोबार। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जो इस तरह के इलाके थे ना, जहाँ कोई भी सिखा पढ़ा के गलत करवा देता, उनको हमने स्टेट बनने ही नहीं दिया। हमने वहाँ क्या बनाया? यूटी। यूटी में कोई एक लीडर नहीं होता। जो एलजी आएगा वो दिल्ली से आएगा और वो सरकार का आदमी होगा, तो इसके बहकने का, इसका हमें छोड़ के जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लक्षद्वीप को देखो, तुमसे जितना दूर है ना, उसके मुकाबले मालदीव से पास है। मालदीव जैसी कंडीशन, एक जैसा रहना खाना, एक जैसी आबो हवा, इसको तो अपने सगे ये लगेंगे ना। अगर आपने यहाँ सीएम बना दिया तो 100% मालदीव का सीएम मालदीव की जनता को किसके पक्ष में कर देगा? और आपके हाथ से गया। इसीलिए जहां आपको ऐसा लगता है ना गड़बड़, वहां आप यूटी बनाते हैं, आप वहां स्टेट नहीं बनाते। एक और एग्जाम्पल देखो, ये अपने यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको आप कहते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी है तो कहाँ पर? तमिलनाडु, लेकिन पौंडीचेरी का हिस्सा है 4 जिले। एक आपका पड़ता है यहाँ केरल में, माहे।
एक आपका पड़ता है ये ऊपर वाला यनम आंध्र प्रदेश में, और 2 पड़ते हैं पुदुचेरी और करिकाल तमिलनाडु। अगर आप यहाँ सीएम बना दें इन चारों का, तो वो सीएम कहेगा, जनता को भड़काएगा कि देखो हमारा क्या मजाक बना रखा है, कैसे हम बटे पड़े हैं, ये है वो है, कुछ भी सिखा देगा। इसलिए कह दिया इस वैसे भी दूसरे लोगों से छीना है हमने, ये इन पे किन लोगों का हक था पहले, फ्रांस, वो इसको हड़प के बैठे थे, तो कुछ ना कुछ तो मन में जहर घोल ही गए होंगे ना। इसलिए आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए इनको राज्य नहीं बनाया, आपने कहा ये विदेशियों से छीने हैं, पहले इनको कुछ दिन यूटी रहने दो, अगर ढंग का लगेगा तो आगे देख लेंगे। ऐसे ही आपके यहाँ पर दादर नागर हवेली, दमन और दीव, इन सबको क्या बना दिया था, यूटी। ऐसे ही दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कोई एक कल्चर नहीं था, दिल्ली 7 बार कहते हैं उजड़ी और 7 बार बसी। ढिल्लिका के नाम से कभी अनंगपाल तोमर ने 8वीं शताब्दी में बसाई थी, और फिर इन मुगलों ने न जाने कितनी बार लूटी, दोबारा बनाई, फिर कभी नादिर शाह, कभी विदेशी आक्रमण। इतने लोग हैं, इतनी वैरायटी, खान पान, पहनावा, सोच, विचारधारा, वैल्यूज, कल्चर, सब कुछ अलग, तो इसमें एकता नहीं बन सकती थी। इसीलिए यहाँ कहा कि इसको भी क्या बना देते हैं, यूटी। कहने को सीएम है लेकिन फिर भी यूटी है। चंडीगढ़ की बात देखें, चंडीगढ़ किस में पड़ता है बताओ जरा, चंडीगढ़ पंजाब में, हरियाणा में नहीं है। चंडीगढ़ कहाँ स्थित है, पंजाब में। हमारी तो बस राजधानी भर है। चंडीगढ़ पे दोनों लड़ते 100%। पंजाब कहता मेरा, क्योंकि सबसे सुंदर बसा शहर था, और हरियाणा कहता मेरा। जिस दिन ये अलग किए उसी दिन चंडीगढ़ को क्या बना दिया, यूटी। न तेरा दोनों की साझे की राजधानी और देश की संपत्ति। तो इस तरह से जहां जहां गड़बड़ होती है ना, वहां यूटी बना दी जाती है। स्टेट बनाने से उनमें एक यूनिटी आ जाती है। यूटी बनाने से वो थोड़ा थोड़ा ये रहता है कि ठीक है भाई, जैसी जरूरत होगी वैसी चीजें कर लेंगे। हरियाणा एक स्टेट है, चल जाएगा। दिल्ली स्टेट चलना मुश्किल है। वैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दो। एक खास बात यह है कि यूटी में ना पूरा देश बराबर है, स्टेट में उस स्टेट के लोगों को इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में टीचर्स की भर्ती है ना, तो वहां 80% से ज्यादा लोग टीचर जो लगेंगे वो यूपी के आदमी, औरतें होंगे। हरियाणा में भर्ती आई है, हरियाणा पुलिस की 99% चांसेस हैं यहाँ के लोग ज्यादा, 1% बाहर के। 10% कहते हैं आपको खुला छोड़ना होता है। किसी भी स्टेट के लिए ये लॉ या नियम कह लीजिए, अगर जितनी भर्ती हैं उसके 10 से 20% ओपन भर्ती रखी जाती है। इसमें किसी भी स्टेट का आदमी जिसके पास 2-4 कागज जरूरी हो लगवा के, और ये ओपन। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजस्थान का भी लड़का भरता है पेपर, और केरल का भी, इसका कर्नाटक का भी, नॉर्थ ईस्ट का भी, दिल्ली का भी। तो इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट इतना ऊपर चला जाता है कि नंबर ही नहीं आ पाता। डीयू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके हरियाणा में, बिहार में, यूपी में जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी कट ऑफ जाएगी 80, 85, 90। और डीयू की ये हालत है कि 99% वालों को, जो अच्छे कॉलेज है ना, वहां लिस्ट पहले ही भर जाती है, 100% पे भर गई। कारण पूरे देश के लोग वहां अप्लाई करते हैं, तो जो बेचारा बेसिकली दिल्ली का है वो तो मर गया, उसका नंबर ही नहीं आएगा। दिल्ली में सब तो 100% के नहीं है ना, तो जो दिल्ली में बैठा है बेचारा 80% का, उसके लिए कॉलेज के दरवाजे बंद। वो जाके देखता है वहाँ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भरे पड़े हैं, वहाँ कर्नाटक के लोग आ गए, केरल के आ गए, तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि ये राजधानी है, ये सबके लिए ओपन कॉम्पिटिशन है। इसीलिए अब दिल्ली का सीएम कह रहे हैं कि दिल्ली को किसका दर्जा दिया जाए, स्टेट। स्टेट में फिर 80% लोग आपके होंगे और 20% ओपन, जिसका मन करे आओ कॉम्पिटिशन में और ले जाओ। नौकरियों में भी यही होगा और हर जगह की भर्ती में भी। बात समझ में आ गई? स्टेट में रहते लोग सेफ रहते हैं बजाय यूटी के। सेफ का मतलब नौकरियों में। चलो देखें जरा इसमें, पेज 165 पे आओ। पहला पॉइंट, राज्य क्षेत्र के आधार पर, सेकंड लाइन टिक करना, विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है। संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। किसी राज्य को का बना लो, किसी राज्य का विधानमंडल अपने संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाता है। संसद किसके लिए कानून बनाती है, राज्य या देश? और राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? वहां की विधानमंडल, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आते हैं। अगला टिक करना, विषयों के आधार पर संविधान की अनुसूची 7, अंडरलाइन कर लो, अनुसूची 7, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, बहुत कम आवाज है। अगला देखना, टिक कर लो, अवशिष्ट विषय, रेजिड्यूरी मैटर्स, संघ को प्रदान। यहां लिखो इंपॉर्टेंट, रेजिड्यूरी मैटर्स किसके पास है? संघ के पास। संघ के पास है रेजिड्यूरी मैटर्स। काम कौन करेगा इन पे? केंद्र। और नियम कौन बनाएगी? संसद। लिख लो नियम संसद, यही लिख लो नियम संसद। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करो। संघ सूची में विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को, और राज्य सूची में विषय पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को। संवर्ती सूची में विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं। क्या पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 248, अविशिष्ट विषय। क्या है अविशिष्ट बताना? जो किसी लिस्ट में नहीं रखे। एक एग्जाम्पल क्या दोगे? इंटरनेट, कंप्यूटर, मीडिया। ये टिक कर लो, अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। कौन से हैं अवशिष्ट विषय? जो किसमें नहीं लिखे, न केंद्र में, न संवर्ती में और न राज्य में, वो है। अगला पॉइंट टिक करो, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, अनुसूची 7 की सूची 1। कितनी टोटल अनुसूचियां हैं? 12, उसमें से 7वीं है। इसकी लिस्ट 1, संघ सूची, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के, एक बार जरा देख जरा कौन है इनमें से, निकाल उसको बाहर जो गड़बड़ कर रहा है। अंडरलाइन करना इसमें, संघ सूची जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया, सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो किस लिस्ट पर संसद काम करती है? संघ सूची पर। नेक्स्ट टिक करना, इस सूची में कुल 97 विषय, अब कितने हैं? 100। लिख लो यहाँ, इसके ऊपर लिख लो अब 100, अब 100। फिर पढ़ो इसमें क्या क्या टॉपिक है, कुछ अंडरलाइन कर लो। रक्षा टिक कर लो, रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध संधि, नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक, तार, टेलीफोन, मुद्रा, बैंक, बीमा, खाने, खनिज, आणविक ऊर्जा, जनगणना, लेखा परीक्षा। ये छोटे टॉपिक हैं या बहुत बड़े?
बहुत बड़े हैं, तो किसको दे दिए ये? पेपर में कैसे आएगा? 3 देंगे जो केंद्र के, 1 राज्य, कहेंगे इनमें से किस पे संसद कानून नहीं बनाती। तो जो समझदार है ना, वो सुन के समझ लेगा कि हाँ ये वाला विषय, जिसे समझ लिया वो टिक कर पाएगा। 100 विषय कोई याद नहीं करके जाता, किसी ने भी याद नहीं कर रखे, लेकिन जिसके दिमाग का डेवलपमेंट हो गया इस पॉइंट पर, वो टिक कर सकता है कि ये विषय देश का है, राज्य का। अगले पॉइंट पर आ जाओ, नीचे राज्य सूची पे आओ सीधे, राज्य सूची लास्ट में, इसमें अंडरलाइन करो 7वीं अनुसूची की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं। तो लिस्ट नंबर 2 कौन सी है? स्टेट लिस्ट। आगे पढ़ो, इस सूची में वे विषय रखे गए जो, अंडरलाइन कर लो, स्थानीय महत्व के हैं, क्षेत्रीय महत्व के हैं। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को। तो इन पे कौन नियम बनाएंगी? राज्य के विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। अगले पेज पर आ जाओ, मूल संविधान में 66 विषय थे, अब घटे हैं या बढ़े हैं? घटे। किसके बढ़े हैं? केंद्र के और संवर्ती के। टिक करना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसके 4 विषय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, माप तौल, राज्य सूची से संवर्ती में कर दिए गए। अब एक और संवर्ती में कौन सा आया? परिवार नियोजन और स्वास्थ्य। लिख लो यहाँ पर, या संवर्ती में लिखेंगे, छोड़ दो यहाँ मत लिखना। एक पॉइंट और बताओ, आप लोग कहते हैं भाई हरियाणा और पूरे देश में मेडल जो टोटल आए हैं, कितने मेडल आए हैं हमारे? 7। उन 7 में 1, 2, 4 ऐसे तो आए हैं ना। ये जो स्पोर्ट्स है, ये किसका टॉपिक है? केंद्र का, राज्य का, या संवर्ती का? अपने आप दिमाग दौड़ाओ, किसका विषय ये? हाँ, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये स्टेट का टॉपिक है। अब कह रहे हैं कि इसको संवर्ती में ले जाओ, ये लिख लो ऊपर लाइन, लिखो स्पोर्ट्स राज्य सूची में आता है, स्पोर्ट्स या खेल राज्य सूची में आता है, पर इसे संवर्ती में ट्रांसफर करने का काम चल रहा है। स्पोर्ट्स स्टेट लिस्ट में आता है, पर इसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का या ट्रांसफर करने का काम चल रहा है। जैसे देखिए तो देश में सबसे ज्यादा रुपए कौन देता है जीतने वालों को? हरियाणा। हरियाणा ने क्या कह रखा है? गोल्ड जीतने वालों को 6 करोड़। पूरे देश में कोई 6 करोड़ रुपए नहीं देता। जो ओलंपिक में गोल्ड लाया उसको 6 करोड़, को मजाक नहीं है 6 करोड़ रुपए, और फिर कितनी बढ़िया नौकरी और प्लॉट और कितनी सुविधाएं। तो ये राज्य का विषय है। कोई राज्य 1 करोड़ देता है, कोई 50 लाख, कोई 10 लाख। अगर ये संवर्ती होता तो केंद्र अलग काम करता और राज्य अलग। अभी ये राज्य क्या कह रहे हैं, किसमें ले जाएंगे? संवर्ती में। चलो अवशिष्ट में आ जाओ। हाँ, ऐसे तो हर चीज की अथॉरिटी है। कौन पूछ रहा है? हर चीज़ की अथॉरिटी है। अब जैसे आपकी नेशनल हाईवे की भी है, लेकिन स्टेट हाईवे की भी है। अथॉरिटी हर चीज़ की, काम तो हर चीज़ का होता है। ऐसे तो मंत्री भी बनते हैं नेशनल लेवल पे। अगला पॉइंट जल्दी से टिक करना, राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय, पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक विषय, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें। जल्दी से लास्ट टिक कर लो। सेकंड पॉइंट की लास्ट लाइन 66 लिखा है, देखो 66, सेकंड पॉइंट की लास्ट लाइन 66 मिला। यहाँ लिख लो अब 61। कौन से घटे पता चल गए हमें? कहाँ से घटे हैं? राज्य से। किसमें बढ़े हैं? संवर्ती में। फटाफट से संवर्ती टिक करना। इस सूची में वे विषय हैं जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों दृष्टियों से है। राज्य सूची को काट दो, लिख लो संवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। लिखा है राज्य सूची, संवर्ती लिख लो, 52 विषय हैं। तीसरी लाइन पीछे टिक करना, राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवर, पक्षी और माप तौल संवर्ती सूची में कर दिए गए। इस सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन शामिल किया गया। आगे पढ़ लो, यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो, टिक करो। अगर 2 उल्टे कानून है तो किसका कानून चलेगा? केंद्र का। अंडरलाइन कर लो, संघ का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट भी टिक करना, संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि चलेगी। अवशेष विषय जो किसी सूची में नहीं है, किसको दिए गए हैं? केंद्र को दिए गए। चलो बाकी कल मंडे को पढ़ेंगे।